हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस टूरिस्ट। जैसा कि हम जो है आईपीसी के अंतर्गत जो है इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिए थे, और अब जो है हम इससे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में अब तक के पूछे गए हैं, चाहे वो एपीओ हो, ठीक है, या पीसीएसजे में, ठीक है। जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट्स में अब तक हो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर में आईपीसी के क्वेश्चन बने हैं उनसे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप जो है यूपी एपीओ की या जुडिशरी की किसी भी स्टेट की जहाँ पे आईपीसी जो है प्री और मेंस में रखा हुआ है वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो अभी खासकर पॉइंट प्री के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई? ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 1 जनवरी 1862 में जो है ये प्रवृत्त हुई थी। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे पहले ही कि इसका जो है प्रवर्तन तिथि क्या था, 1 जनवरी 1862। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कब जो है उसे मतलब विधेयक द्वारा 1856 में इसे प्रस्तुत किया गया था और कब पारित किया गया। तो तीन चीज़ें, यानी कि 1856 में इसे जो है विधेयक द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद अगर इसकी पारित होने की बात करते हैं तो 6 अक्टूबर 1860, ठीक है। और अगर प्रवर्तन की बात करते हैं तो वो 1 जनवरी 1862। ये बिल्कुल जो है ध्यान में रखना है। तो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन बना दिया गया है, तो ये जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 जनवरी 1862, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगला क्वेश्चन है कि अपराध ऐसा दोष जिसकी अनुशासनीय दंड है जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा क्षम्य नहीं है, यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट के द्वारा। ये देखो डेफिनेशन जो हम बताए थे उससे रिलेटेड आया है कि अपराध क्या है, एक ऐसा दोष है, एक ऐसी रॉन्ग है जो क्या होता है, दो चीज़ें हैं, एक तो सामान्य व्यक्ति जनरल पर्सन और एक जो है राजा। तो कह रहे कि सामान्य व्यक्ति के द्वारा जो है वो क्षम्य नहीं है, वो किसके द्वारा क्षम्य है, वो दंड जो है केवल राजा ही उसको जो है केवल सम्राट के द्वारा ही क्षम हो सकता है। जो राज्य का राजा है या सम्राट है वही केवल उसको माफ़ कर सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे जो है बताया गया है, तो ये याद रखिएगा किसके द्वारा, तो कैनी जो है कैनी महोदय के द्वारा बताया गया है आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ में। बस इतना ही हमको यहाँ पे देखना, अगर आ जाए तो यहाँ पे कैनी जो है हमको टिक करना है। अगला डेफिनेशन से बना क्वेश्चन है, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध, ठीक है, ये क्या है, विधि द्वारा जो है निषिद्ध, समाज के नैतिक मनोभाव के प्रतिकूल दोनों होता है। ये विचार जो है किसके द्वारा था, स्टीफन के द्वारा। तो ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी कार्य के निषिद्ध करने, समादेशित करने की लोक विधि के उल्लंघन में किया गया क्या अपराध है, ये किसका कथन है, विलियम ब्लैकस्टोन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है, यानी कि जो प्राचीन समाज था वहाँ पे अपराध विधि नहीं था वो, बल्कि ये क्या था, एक दोष माना जाता था, एक रॉन्ग माना जाता था, ठीक है। यानी कि प्राचीन समय में इसे क्या रॉन्ग माना जाता था। अब जो है वर्तमान समय में क्या है, एक आपराधिक विधि है। तो ये किसका कथन है, सर हेनरी मेन का जो है ये कथन है। तो चूंकि हमको जो है बेसिक पॉइंट याद रखना है कि सर हेनरी मेन ने क्या कहा था, फिर उसके बाद कैनी के क्या डेफिनेशन है, ये सारा चीज़ जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है ये है, आपराधिक विधि, आपराधिक विधि के प्रति क्रियात्मक दृष्टिकोण को किसने उजागर किया है, उल्फेंडेन समिति द्वारा जो है, ये याद रखिएगा। आशय कार्य का लक्ष्य किंतु हेतु जिसका स्रोत है, यानी आशय क्या है, आशय ही बताता है कि कोई कार्य करने का क्या जो है लक्ष्य होगा, वही जो है जो मोटिव है वो बताता है कि इसकी सोर्स क्या है, ठीक है। ये जो है ऑस्टिन महोदय के द्वारा जो है कहा गया ये कथन है। क्या अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है, ठीक है, यानी कि बजाय क्या अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। तो ये देखो
अभी ये चूँकि सिंपल से हम बात समझा देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है अपराध की आवश्यक तत्व है। तो एक तो देखो ह्यूमन होना चाहिए भाई, मानव होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपराध की आवश्यक तत्व में बताया गया था कि मानव, अब ये नहीं कि अगर वहाँ पे अगर पूछा जाए कि अपराध की आवश्यकता तो व्यक्ति हमको नहीं बताना है, क्योंकि व्यक्ति में तो दोनों आ जाएंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल तो क्राइम कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमको पहला क्या बताना है कि ह्यूमन होना चाहिए सबसे पहला। दूसरा नंबर जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, उस ह्यूमन के द्वारा जो है कोई क्या होना चाहिए, कोई उसका इंटेंशन होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि आशय होना चाहिए, ठीक है, आशय होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए, आशय, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होना चाहिए कि एक्ट होना चाहिए, उसके प्रति किया गया कार्य होना चाहिए, और ऐसे कार्य के द्वारा जो है किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचे, डैमेज हो। यानी कि 4 इसके तत्व हैं कि सबसे पहले कोई आदमी ह्यूमन होना चाहिए, फिर उसके बाद उस ह्यूमन के द्वारा जो है कोई ऐसा कार्य होना चाहिए, और ऐसे कार्य करने के लिए उसके आशय होना चाहिए, और ऐसे कार्य के द्वारा जो है किसी व्यक्ति, कार्य, लोग के द्वारा उसको क्षति पहुंचना चाहिए। यानी कि यहाँ पे वो मैगजीन काम करता है एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसरिया, ठीक है। मेंसरिया होना चाहिए और एक्टस होना चाहिए, तो ये बिल्कुल याद रखनी। तो ऑप्शन में जब भी कभी ऑप्शन आता है और उसमें जो है ऑप्शन में आपको अगर मिल जाते हैं कि 4 ऑप्शन, सपोज कर लो नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और इसमें जो है अगर सपोज करो कि मिल जाता है पहले में ह्यूमन, पहला ऑप्शन, दूसरा नंबर मोटिव या हेतु, तीसरा नंबर एक्ट, और चौथा नंबर जो है इंटेंशन, ठीक है। तो ये तो होगा ही होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो कौन नहीं होगा, तो मोटिव ही उसका आवश्यक तत्व तो नहीं है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहाँ भी बताया गया क्या अपराध की आवश्यक तत्व तो नहीं है, हेतु अथवा प्रयोजन या उद्देश्य उसकी आवश्यक तत्व नहीं है। अच्छा, किसी भी अपराध की कह रहे कि 4 अवस्थाएं कौन कौन सी, तो एक चीज़ याद रखना, अपराध की 4 जो अवस्थाएं हैं, पहले तो आशय, फिर तैयारी होना चाहिए, फिर प्रयत्न होना चाहिए, परिणाम। यानी कि सपोज करो कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि सपोज करो कि कोई ऑफेंस है, कोई अपराध है, ठीक है। तो भाई इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो कोई थिंक करोगे ना भाई कि यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि पहले तो आशय, ऐसे कार्य करने के लिए आशय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि किसी कार्य करने को, ऐसे अपराध करने का आशय होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है कि जो जिसके बारे में हम सोच रहे हैं जो काम करने के लिए, उसकी भाई तैयारी भी तो करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सोच करके ही हम छोड़ दें तो वो कोई अपराध गठित कर लेगा, नहीं, उसकी तैयारी भी करना है। और जैसे ही तैयारी करें तो तैयारी भी करने, मात्र तैयारी करना कोई अपराध है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर आप जो है राज्य के विरुद्ध अपराध के लिए या राज्य से संबंधित अपराध के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो कई इस मामले में जो आपको अपराध गठित करता है, कई मामलों में अपराध गठित करता है। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि क्या है, तो सबसे पहले आशय होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए। अच्छा, तैयारी हो गया तो अटेम्प्ट भी होना चाहिए भाई, अगर प्रयत्न नहीं करोगे तो कैसे होगा। उसकी बात, अगर प्रयत्न हुआ है कोई और ऐसे प्रयत्न के बाद कोई परिणाम निकलना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे कि वो जो है ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, कुछ न कुछ होना चाहिए, तब जाकर के ये कहा जाएगा कि ऑफेंस है। सपोज कर लो कि एक ए है, वो क्या करता है बी की जेब में, ठीक है, चोरी के आशय से, देखो यहाँ पे आशय आ रहा है, हाथ डालता है, ठीक है, बी के जेब में हाथ डालता है और 10 रुपये निकाल लेता है। अब बताओ, इसका आशय तो है ये का क्या करने का, चोरी करने का, ठीक है। अच्छा, तैयारी यहाँ पे क्या है, तो कोई विशेष तैयारी नहीं है यहाँ पे भाई, उसके कदम तो कुछ तो किया होगा, इसका माइंड इंटेंशन क्या होगा, सोचा होगा,
फिर तो कई मामलों में तैयारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, प्रयत्न किया है, उसके जेब में हाथ डाला है और उसका परिणाम क्या निकला है? उसका परिणाम ये निकला कि उसको 10 रुपये मिल गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना है कि क्या होना चाहिए, अपराध की 4 जो है अवस्थाएं हैं। ठीक है, और ये चारों अवस्थाएं बता दी हैं। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा अपराध एक अपूर्ण अपराध है। तो याद रखना, आपराधिक जो प्रयत्न है वो क्या है, एक अपूर्ण अपराध है, माना जाता है। यह विचार किस वाद में व्यक्त किया गया कि प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है, तब इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया जाएगा। याद रखना, सिराज वर्सेस डी रूटजन का केस है, इस मामले में ये माना गया है। ठीक है, सूत्र यानी कि मैगजीन क्या है, नलम क्रिमिन सीने लेंगे, नल्ला पोइना सीने लेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, नलम क्रिमिन सीने लेंगे, नल्ला पोइना सीने लेंगे से क्या अभिप्रेत है? तो विधि की जो अधिमान्यता है, यानी कि कुल मिला जुला के ये कह सकते हैं कि ये जो बताता है मैगजीन वैधानिकता का सिद्धांत बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपराधिक दायित्व के 2 अति महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं? तो ये याद रखना, 2 अति महत्वपूर्ण आपराधिक दायित्व के हैं कि आशय होना चाहिए और कार्य होना चाहिए। किसमें बताया गया था? फाउलर वर्सेस पैजेट का, यानी कि एक्टस रियस होना चाहिए। एक्टस रियस मतलब कार्य होना चाहिए। उसके बाद जो है मेंस रिया होना चाहिए, यानी कि आशय या दुराशय होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, 2 अति महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं इसके। ठीक है, और किसमें बताया गया? फाउलर वर्सेस पैजेट के बाद में। आपराधिक दायित्व के इस सिद्धांत को कि केवल कृत्य ही नहीं, दोषपूर्ण मन स्थिति भी उसके किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखना, कॉमन लॉ न्यायालयों के द्वारा। आपराधिक मन स्थिति में क्या शामिल नहीं है? तो ये फिर से बता रहे, हेतु नहीं शामिल है। ठीक है, आशय, ज्ञान, भिक्षा, ये सब है। कुछ मामलों में अपराध तभी घटित होता है जबकि कार्य अपराध की आशय से न किया गया, ऐसे मामले। ये देखना, यानी कि हमको पता है कि 2 एलिमेंट बिल्कुल हैं, यानी कि एक्टस रियस यानी कि कार्य होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि उसका आपराधिक दुराशय या स्थिति, आपराधिक मन स्थिति होना चाहिए, तभी जो है वो अपराध को घटित होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कई मामलों में जो है स्ट्रिक्ट बनाया गया है। ठीक है, बिना आपराधिक आशय के, मन स्थिति के भी जो है क्या होता है, दोषी बनाया जा सकता है। ऐसे मामले कठोर दायित्व के मामले हैं। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है कि जब बिना आशय के जो है, जैसे कठोर दायित्व के मामले में बता दिया जाए, यहाँ पे दिया भी है कठोर दायित्व के अपराध, जैसे बाइगेमी है, द्विविवाह। ठीक है, अब द्विविवाह भी क्या है, बाइगेमी में जो है अगर आशय नहीं है, यानी कि दुराशय का आवश्यक तत्व नहीं है, तो फिर क्या माना जाएगा उसको कि वो जो है अपराध घटित किया है। ठीक है, याद रखना। जैसे मान लो कि अगर कोई ए है, ठीक है, और एक बी है। अब मान लो ये दोनों पति पत्नी हैं। अब क्या हुआ कि ए जो है क्या हुआ कि 7 साल से गायब रहा। तो ये कंडीशन ये है कि अगर 7 साल तक जो है अगर वो वापस नहीं आता है तो ये मान के चला जाता है कि वो मर गया। तो बी क्या किया, शादी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर 6 साल से 7 साल में अगर एक भी दिन कम होगा और उस दिन आ गया तो शादी हो गई, तो वो द्विविवाह माना जाएगा। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये सिंपल सी बात ये है। अब बाद में वो ये बचाव नहीं ले सकते कि उसका आशय या दुराशय नहीं था। तो सिंपल सी बात है कि बाइगेमी जो है में दुराशय कोई आवश्यक तत्व नहीं है, मात्र कार्य ही उस व्यक्ति को जो है क्या बना देता है, उस व्यक्ति को जो है अपराधी बना सकता है। ठीक है, अच्छा, ये बताया कौन सा वाद मन स्थिति यानी कि मेंस रिया के सिद्धांत से पुनर्जीवन से संबंधित है? तो ये बिल्कुल याद रखना, ब्रीड वर्सेस वुड का मामला है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ सर्वप्रथम चोरी के मामले में किसके द्वारा लागू किया था? तो ये जो है ओक सीजे के द्वारा जो है लागू किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत के सांप्रदायिक अपराध से संबंधित है? तो
आर वर्सेस प्रिंस। और देखो एक बार क्या हुआ था, इसके जो जस्टिस थे उनका भी नाम पूछा गया था, तो ये याद रखिएगा जस्टिस ब्लैकबर्न आर वर्सेस प्रिंस के मामले में जो है निर्णय इन्होंने दिया था। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया था, यानी कि दंडित करने का आधार क्या था, तो प्रिंस का कार्य जो है अवैध और निषिद्ध होना था। ठीक है, ये उतना नहीं, लेकिन बस इतना याद रखना कि जस्टिस का नाम क्या है और केस क्या था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, केवल कार्य किसी अपराधी नहीं बनाता है, उसका मन जो है जब तक अपराधी ना हो, यानी कि वो एक्टस वाला फार्मूला से मैगजीन से बना है। तो यहाँ पे यानी कि जब तक कोई व्यक्ति जो है उसका मानसिक स्थिति ऐसी ना हो कि अपराध को जो है बताता हो, तब तक उसका कार्य जो उसको अपराधी नहीं बना सकता है। ठीक है, या मेरे द्वारा मेरे आशय के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा ना हो, ये मैगजीन बताता है। एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसेटरिया। ठीक है, तो कहाँ पे ये बताया गया कि इसमें, तो आर वर्सेस टाल्सन के बाद में ये बताया गया था। वुल्फेडन कमेटी के अनुसार आपराधिक विधि क्या है, तो आपराधिक विधि का कार्य जो है क्या होता है, लोक व्यवस्था और शिष्टाचार को सुरक्षित रखना, या ये कह रहा है कि जो नागरिकों के आक्रामक या हानिकारक कृत्य होते हैं, एक दूसरे को बचाना, शोषण या भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है उनको बचाना, सुरक्षा प्रदान करना, ही क्या कहलाता है, वुल्फेडन कमेटी के अनुसार आपराधिक विधि के कार्य कहलाते हैं। कौन से तत्व हैं, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि पहला, मानव द्वारा कार्य करने के लिए विधिक बाध्यता होनी चाहिए जिसके दंड आरोपण के लिए उपयुक्त भी हो, यानी मानव होना चाहिए। कुल मिला जुला के मानव के मन में ऐसे दुराशय होना चाहिए, ऐसे आशय पूरा करने के लिए कार्य या लोप होना चाहिए, ऐसे कार्य या लोप के द्वारा जो है समाज को क्षति होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपराधिक विधि के सुविदित उक्ति एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मिनसेट्रिया का क्या अर्थ है, तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कार्य स्वयं किसी दोषी को नहीं बनाता जबकि उसका आशय ना हो। ठीक है, एक तो ये हो गया, नहीं तो कहीं से घुमा कर कैसे पूछ दिया कि मेरे द्वारा मेरे आशय के बिना किया गया कार्य मेरा नहीं है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं, जब तक मेरा आशय नहीं है किसी कार्य को करने के लिए या किसी के दोष को करने के लिए, तब तक जो है कोई कार्य अपराधी मुझे नहीं बना सकता। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फाउलर वर्सेस पैजेट के मामले में क्या हुआ था, कि इसमें जो है सिंपल सी बातें कहा गया था कि कि अपराध को गठित करने के लिए आशय कार्य दोनों का संगामी होना आवश्यक, यानी कि ये जो है दोनों को संगामी होना आवश्यक है, तभी जो है कोई अपराध गठित होगा। मन स्थिति क्रमबद्ध अध्ययन सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, हेल ने प्रस्तुत किया था। किन वादों में दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है, श्रीनिवासमल बरौलिया वर्सेस एम्परर, आर वर्सेस टाल्सन, इन सभी मामलों में जो है माना गया था। नाथूलाल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य में भी माना गया था। किस वाद में न्यायालय ने पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया कि दुराशय अपराध का आवश्यक अंग है, सूरज वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे और भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कॉमन लॉ के प्रातिनिधिक दायित्व का अपवाद नहीं है, तो ये याद रखना। देखो ये सिंपल सी बात है यहाँ पे कि कॉमन लॉ में क्या होता है, ये जो दिया है प्रातिनिधिक दायित्व वाइकरियस लायबिलिटी। ठीक है, तो इसमें जो प्राइवेट न्यूसेंस है या जिसे उपताप कहते हैं, ये क्या है, अपवाद है, यानी कि या ये अपमान लेख, सलेंडर, न्यायालय की अवमानना, ये क्या है, सारे के सारे जो ऑफेंसेस हैं वो क्या है, स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिक्ट ऑफेंस हैं। विदाउट जो है विदाउट मीन्स रिया ही किसी कार्य को करने पर जो है अपराधी बना देते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये ऐसे कार्य जो बिना आशय के, बिना दुराशय के किए गए हैं, तो उन मामलों में भी क्या करता है, किसी व्यक्ति को अपराधी बना देता है। तो ये याद रखना, या ये हम कह सकते हैं एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसेट्रिया का जो है क्या है, एक्सेप्शन केस है। कौन कौन से, प्राइवेट न्यूसेंस, बायगेमी, और उसके बाद जो है प्राइवेट लोक न्यूसेंस जिसे कहते हैं, और अपमान लेख और न्यायालय की अवमानना वगैरह में जो है ये अपवादिक की स्थिति में आते हैं। एक बालक तालाब में डूब रहा है, उधर से गुजरने वाला व्यक्ति ख स्वयं को कोई क्षति न होने के जोखिम उठाए बिना किसी बालक को बचा सकता है, किंतु ऐसा नहीं करता है, किस अपराध का दोषी है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई अपराध नहीं किया है। मैं पहले बता दिया हूँ कि बाध्यता जो है कैसी हो सकती है, तो कोई व्यक्ति एक तो नैतिक रूप से
बाध्य है, या हम कह सकते हैं नैतिक कर्तव्य है उसका, सामाजिक कर्तव्य हो सकता है, धार्मिक कर्तव्य हो सकता है, विधिक कर्तव्य। जब तक किसी व्यक्ति का विधिक कर्तव्य ना हो तो वो जो है तभी अपराधी माना जाएगा जब विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता हो। यहाँ पे उस बालक को बचाना जो है ये सामाजिक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य है। मॉरल ड्यूटी है कि वो बचाए, बाध्य नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे कोई जो है अपराध का दोषी नहीं होगा। मनस्थिति का अर्थ दुष्पूर्णकृत करने के आशय से आगामी आवश्यक तत्वों का ज्ञान से। यह किसका भी कथन है? हाल महोदय का। इंग्लिश कॉमन लॉ मनस्थिति के तत्वों को प्रत्येक अपराध में स्वीकार किया जाना चाहिए। आर वर्सेस प्रिंस के मामले में, क्वीन वर्सेस टाल्सन, ठीक है, ये जो मामले इनमें ये बताया गया था। आर वर्सेस प्रिंस के मामले में जो जस्टिस ब्लैकबर्न, याद रखना, एक 16 वर्ष की लड़की उसके पिता की संरक्षण से हटाने का दोषी भले ही 18 वर्ष से अधिक समझा हो, मनस्थिति की विवक्षा मानी गई है, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। यहाँ पे जो है एक जो है प्रिंस नाम का रहता है लड़का, वो एक लड़की को जो है क्या करता है, 18 वर्ष से जो कम की रहती, कम एज की, उसको जो है क्या करता है, उसके पिता की संरक्षा लिए बिना, ऐसे कहते हैं कि उसके पिता की सम्मति के बिना जो है वो जो है वहाँ से उसके संरक्षण से हटा देता है। तो ये यहाँ पे स्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सिंपल सी बात है कि ये तर्क देता है कि उसे देखने से ये नहीं पता चला कि वो जो है 18 वर्ष से कम है, या बातचीत करने या देखने से वो 18 वर्ष से कम लगता है। तो ऐसे कहने का मतलब भले ही हम कह दें, लेकिन इसका कोई छूट नहीं मिल सकता है, ठीक है। मात्र इतना ही कि जो है उसको उसके संरक्षण से हटा देना ही क्या है, वो दोषी माना जाएगा, ठीक है। क्वीन वर्सेस टाल्सन के मामले में क्या है, इस प्रकरण में द्विविवाह से संबंधित जो है बताया गया था कि सद्भाव दूरदर्शिता उपेक्षा का कार्य किया गया है, अपराधी नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। किंतु जो है मनस्थिति के सिद्धांत को नहीं लागू किया गया। कहने का मतलब ये यहाँ पे जो है बायगेमी की बात करता है, और बायगेमी में पता है ना कि जो है मेंसरिया जो है इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। प्रत्येक अधिनियम में मनस्थिति अंतर्निहित है जब तक कि उसके प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए। यह उदाहरण जो है सिराज वर्सेस रूटजन के मामले में कहा गया था। मनस्थिति का संबंध होप्स बनाम विंस्टर कॉरपोरेशन के मामले में, ये देखो कैनेडी महोदय, ठीक है। ये याद रखना कि सबसे बड़ी बात है कि कई बार एग्ज़ाम में जो है ये पूछ लिए जाते हैं क्या, कि सीधे पूछ लिया जाता है कि कौन से जज ने जो है ये चीज़ें दिया था और क्या था, ठीक है ना। उसके बाद एक केस था महाराष्ट्र वर्सेस, यानी कि महाराष्ट्र राज्य वर्सेस एमएच जॉर्ज का। इसमें जो है याद रखना कि ये स्टैट्यूटरी जो ऑफेंसेस है उसमें बताया गया, यानी कि मेंसरिया वाले ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि जहाज़ से जो है ज्यूरिक से जो है सोना कुछ लेके आता है, यानी कि ऐसे कह लेते हैं बाहर से विदेश से सोना लेके आता है, और जबकि ऐसा कानून है कि अगर कुछ अमाउंट से ज़्यादा, अगर सपोज करो कि मान लो कि 5 किलो है, ठीक है, 5 किलो सोना से ज़्यादा अगर कोई यहाँ पे लेके आता है भारत में तो दंडित किया जाएगा, ऐसे मान लो जो रूल है। और ये इनको पता नहीं था, और ये यहाँ पे तर्क दे रहे हैं कि जैसे ये लेके आए हैं उसके बाद इनको जो जब्त कर लिया गया, इनके सामान को, सोने को, और इनको जो है बंद कर दिया गया। बचाव में ये लेते हैं कि हमें जो है कानून पता नहीं था। तो कोई भी व्यक्ति ये मान के चला जाता है कि जो कानून है वो सबको जो है सबके नॉलेज में है, ठीक है, ये चाहे वो विदेश का हो चाहे किसी देश का नागरिक हो, ठीक है। अगर उसके कानून के कोई अवज्ञा करता है तो उसको जो है पनिशमेंट जरूर मिलेगा। उसका ये तर्क नहीं ले सकता है कि वो जो है उसका जो है दुराशय नहीं था या मन स्थिति ऐसी नहीं थी इसकी स्वीकार करने के लिए, ठीक है। जस्टिस सुब्बराव ने महाराष्ट्र राज्य वर्सेस एमएच जॉर्ज में एक प्रकरण में व्यक्त किया था, ये याद रखना, जस्टिस सुब्बाराव, ठीक है। इंग्लिश कॉमन में प्रचलित दूसरे के सिद्धांत भारत समानता लागू नहीं होता है, क्योंकि भारत में आपराधिक विधि संहिताबद्ध है, कोडिफाइड है, ठीक है, और सावधानी से परिभाषित किया गया है। जहाँ भी दुराशय की आवश्यकता है परिभाषा स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 में दुराशय को दर्शाने वाले शब्द कौन से हैं? तो स्वेच्छा, विश्वास के कारण बेईमानी, ठीक है, धोखे से जानबूझकर, उपेक्षा, स्वैरता, असावधानी, उपेक्षा आदि हो सकते हैं।
भ्रष्टतापूर्वक शब्दों को प्रयोग संहिता की किन धाराओं में हुआ है? ये 196, 198, 200, 219, 220, ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, स्वरितता से क्या तात्पर्य है? तो ये 153 में बताया गया, जिसका तात्पर्य किसी अदूरदर्शिता से कृत्य के परिणाम के बारे में सोचे बिना कृत्य करना। ठीक है, यानी कि 153 ये बताया गया है कि किसी अदूरदर्शिता, कोई ऐसा कार्य जो काफ़ी दूर हो, मतलब तो उसके परिणाम के बारे में सोचे बिना क्या करना, कृत्य करना ही स्वरितता कहलाता है। स्टीफन और रशेल महोदय विद्वेष किस रूप में परिभाषित करते हैं? विद्वेष देखो, विद्वेष का या परिद्वेष एक पर्यायवाची शब्द है। इसका मतलब होता है अस्पष्ट सामान्य शब्द मानते हैं। यानी कि देखो, विद्वेष का पर्यायवाची है, लेकिन स्टीफन जो है विद्वेष को अस्पष्ट मानते हैं, भले ही समावेशित हो, जबकि रशेल जो है विद्वेष को कुचेष्टा करने की कोई निश्चित अभिकल्पना के रूप में परिभाषित करते हैं। संहिता की धारा 152, 153, 219, 200, 260 जो है इसको परिभाषित करता है या बताता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से वही बात आई कि कौन से जो है कठोर दायित्व में आते हैं अपवाद के स्वरूप में, जहाँ पे जो है मना स्थिति नहीं रहती, तो अपमान, लेख, लोक न्यूसेंस, न्यायालय का अपमान या बाइगेमी। ठीक है, भारतीय दंड संहिता समाहित कौन सी धारा प्रातिनिधिक दायित्व से संबंधित? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 154, 155 और 156 ये प्रातिनिधिक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अब देखो 154 में क्या है, 155 में भूस्वामी द्वारा अधिभोगी प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तरदायी होंगे, और 156 में जो है कौन दंडित किए जाते हैं, तो भूस्वामी अधिभोगी को दंडित किया गया है, जिनके लाभ के लिए बलवा होता है। ठीक है, जो 159 में दिया है। तो ये हमने डिस्कस किया कुछ क्वेश्चन को जो इंट्रोडक्शन बेसिस पे थे। आई होप ये चीज़ें समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले जो है पॉइंट के साथ।